नमस्कार। बिहार की राजनीति, पुलिस व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली को झकझोर देने वाला एक नाम आज पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है, भरत भूषण तिवारी। एक ऐसा एनकाउंटर जिसने केवल व्यक्ति की मौत का सवाल नहीं उठाया, बल्कि पूरे सिस्टम के सामने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। क्या यह एक वैध पुलिस कार्रवाई थी? क्या पुलिस ने अपना रक्षा में गोली चलाई, या फिर यह एक ऐसा मामला है जिसकी सच्चाई अभी सामने आना बाकी है? सरकार ने न्यायिक जांच बैठा दी है। परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है और जनता जानना चाहती है आखिर उस समय क्या हुआ था। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उपलब्ध दस्तावेजों, मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस के दावों, परिवार के आरोपों और बिहार पुलिस मैनुअल के नियमों के आधार पर इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। कौन था भरत भूषण तिवारी? किसी भी एनकाउंटर की कहानी समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि वह व्यक्ति कौन था जिसके जीवन का अंत पुलिस कार्रवाई में हुआ। भरत भूषण तिवारी भोजपुर जिले के निवासी थे। ग्रामीण के अनुसार उनका सामाजिक प्रभाव था। कुछ रिपोर्टों में उन पर विभिन्न आपराधिक मामलों का उल्लेख पुलिस के द्वारा किया गया है। हालांकि किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमे और अदालत द्वारा दोषी सिद्ध होना दो अलग बातें हैं। यही कारण है कि भारतीय कानून हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष मानता है जब तक अदालत दोष सिद्ध न कर दे। ग्रामीणों के बीच भरत तिवारी की एक अलग पहचान थी। कुछ लोग उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति बताते हैं, कुछ उन्हें विवादित व्यक्तित्व मानते हैं। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि उनकी मौत ने पूरे इलाके को आंदोलित कर दिया है। जनता सवाल पूछ रही है, लोग इनके बारे में बातें पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं उस समय की जब यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि भरत भूषण तिवारी मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस का दावा है कि आरोपी पक्ष की ओर से गोलीबारी हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी को गोली लगी। यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि परिवार का दावा कुछ और है। परिवार का आरोप है कि पूरी घटना पुलिस द्वारा बताए गए तरीके से नहीं हुई। यही विरोधाभास आज जांच का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। परिवार के आरोप भरत तिवारी के परिवार ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस के दावे पर भरोसा नहीं है। परिवार मांग कर रहा है कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो। परिवार का सवाल है, यदि मुठभेड़ हुई तो उसके स्वतंत्र गवाह कौन है? यदि गोलीबारी हुई तो उसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? यदि आत्मरक्षा में कार्रवाई हुई तो घटनास्थल के फोरेंसिक साक्ष्य क्या कहते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल जांच एजेंसियां ही दे सकती है, भावनाओं से नहीं, साक्ष्यों से। पुलिस का पक्ष, पुलिस की बात, किसी भी निष्पक्ष जांच में दोनों पक्षों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानूनी थी। उनके अनुसार टीम पर खतरा था और ऐसी स्थिति में जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस यह भी कहती है कि उनके पास सूचना थी और ऑपरेशन कानून के अनुसार किया गया। यदि यह दावा सही है तो जांच में इसके समर्थन में पर्याप्त रिकॉर्ड होने चाहिए, जैसे वायरलेस लॉग, ऑपरेशन डायरी, फायरिंग रिकॉर्ड, हथियारों की जब्ती, फोरेंसिक रिपोर्ट। पुलिस मैनुअल क्या कहता है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, बिहार पुलिस मैनुअल और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। जब भी किसी पुलिस मुठभेड़ में किसी की मौत होती है तो केवल पुलिस का बयान अंतिम सत्य नहीं माना जाता। नियम कहते हैं कि स्वतंत्र जांच आवश्यक है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल सुरक्षित किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाना चाहिए, हथियारों की जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी सहित होना चाहिए। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाना चाहिए, हथियारों की जांच होनी चाहिए, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी सहित होना चाहिए, सभी पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज होने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बड़े घटनाक्रम की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए। यही कारण है कि न्यायिक जांच को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायिक जांच में किन सवालों के जवाब खोजे जाएंगे? न्यायिक जांच कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान दे सकती है। पहला, गोली किस दिशा से चली? दूसरा, गोली कितनी दूरी से चली? तीसरा, घटनास्थल से क्या बरामद हुआ? चौथा, भरत भूषण तिवारी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके एनकाउंटर से जुड़े सवाल अभी जिंदा हैं। पुलिस अपने दावे पर कायम है, परिवार अपने आरोपों पे, और जनता सच्चाई जानना चाहती है। अब सबकी निगाहें न्यायिक जांच पर है, क्योंकि सच्चाई चाहे जो भी हो वह सामने आनी ही चाहिए, कानून के लिए, न्याय के लिए और लोकतंत्र में जनता के भरोसे के लिए। 17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बिलोटी
एक युवक फेसबुक लाइव करता है, हाथ में हथियार दिखाई देता है, पुलिस पहुंचती है, कुछ देर बाद गोलियां चलती है और फिर खबर आती है भरत भूषण तिवारी मारा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो, परिवार के आरोप, पुलिस के बदलते बयान और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा इस पूरे मामले को साधारण पुलिस एनकाउंटर से कहीं बड़ा बना देते हैं। आज हम भावनाओं से नहीं, कानून, पुलिस मैनुअल और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे आखिर उस दिन क्या हुआ होगा। भरत भूषण तिवारी कौन थे? परिवार और समर्थकों के अनुसार भरत तिवारी स्थानीय समस्याओं को उठाने वाले सक्रिय युवक थे। बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाना, सड़क और प्रशासनिक समस्याओं पर सवाल पूछना, सोशल मीडिया के जरिए अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाना। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि वे हथियार के साथ थे और पुलिस कार्रवाई के दौरान फायरिंग हुई। यहीं से दो अलग अलग कथाएं शुरू होती है। एक पक्ष उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बताता है, दूसरा पक्ष उन्हें खतरनाक और अस्थिर व्यक्ति के रूप में पेश करता है। मानसिक स्वास्थ्य का सवाल यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस से जुड़े कुछ शुरुआती बयानों और सार्वजनिक चर्चाओं में यह बात सामने आई है कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ थे। उनके इलाज की बात भी कहीं कहीं कही जा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न खड़ा होता है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो तो पुलिस की पहली जिम्मेदारी क्या होती है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 कहता है कि व्यक्ति की सुरक्षा, मेडिकल इवैल्यूएशन, स्थिति को शांत करना, आवश्यक होने पर अस्पताल पहुंचाना, यानी कानून का उद्देश्य गोली नहीं, इलाज है। अब सवाल यह है कि क्या उस दिन स्थिति इतनी खतरनाक थी, घातक बल प्रयोग ही एकमात्र विकल्प था या कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया जा सकता था? वायरल वीडियो और सरेंडर का दावा। इस केस में सबसे विवादित पहलू वायरल वीडियो है। परिवार का दावा, भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस का दावा खतरा बना हुआ था, फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। यहीं से पूरा मामला न्यायिक जांच तक पहुंचता है। यदि आत्मसमर्पण साबित होता है तो कई गंभीर कानूनी प्रश्न उठेंगे। यदि आत्मसमर्पण साबित नहीं होता तो पुलिस के दावों की जांच होगी। सच्चाई का फैसला केवल वीडियो नहीं, बल्कि फोरेंसिक, कॉल रिकॉर्ड, बैलिस्टिक रिपोर्ट और न्यायिक जांच करेगी। पुलिस मैनुअल क्या करता है? पुलिसिंग का पहला सिद्धांत है मिनिमम फोर्स, यानी जितना आवश्यक हो उतना ही बल। दूसरा सिद्धांत है लिथल फोर्स, लास्ट रिसोर्ट, जानलेवा बल अंतिम विकल्प होना चाहिए, विशेषकर तब जब सामने वाला व्यक्ति मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा हो। दुनिया भर में ऐसे मामलों में क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल अपनाया जाता है। समझाना, समय देना, मनोवैज्ञानिक सहायता, गैर घातक नियंत्रण। अब जांच का महत्वपूर्ण विषय यही है, क्या बिहार पुलिस ने उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग किया था? घटना के बाद क्या हुआ? घटना के बाद भारी जन आक्रोश, विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च, न्याय जांच की घोषणा, पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। CBI जांच की मांग उठी, यानी यह केवल एनकाउंटर नहीं रहा, यह पुलिस जवाबदेही बनाम नागरिक अधिकारों की बहस बन गया। 3 संभावित सच: पुलिस का दावा सही हो, खतरा वास्तविक रहा हो और कार्रवाई आत्मरक्षा में हुई हो। संभावना 2, प्रक्रियागत त्रुटियां हो, निर्णय गलत रहा हो लेकिन पूर्व नियोजित हत्या न हो। संभावना 3, परिवार का आरोप सही हो, आत्मसमर्पण के बाद बल प्रयोग हुआ हो। इन तीनों संभावनाओं में से सत्य क्या है, इसका उत्तर केवल जांच दे सकती है। भरत भूषण तिवारी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या ये मानसिक रूप से अस्वस्थ थे? क्या पुलिस को उसकी जानकारी थी? क्या आत्मसमर्पण हुआ था? क्या पुलिस मैनुअल का पालन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, यदि कोई व्यक्ति मानसिक संकट में हो तो क्या हमारी व्यवस्था उसे मरीज की तरह देखती है या खतरे की तरह? जब तक जांच पूरी नहीं होती निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की मौत का नहीं है, यह भारत में मानसिक स्वास्थ्य, पुलिस प्रशिक्षण, मानवाधिकार और कानून के शासन की परीक्षा बन चुका है। आगे घटनाओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं संजय कुमार, नमस्कार।